नहीं, राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने जरूर कहा था कि हाँ मतलब गलत हुआ था। हाँ जी, गलती थी। वो चिदम्बरम ने भी कहा था, पर ऑफिशियली कांग्रेस का कोई ऐसा वर्जन आया हो तो वो नहीं है। वो लेकिन पॉलिटिकल लाइन पे हाँ। ये आप लोगों के लिए भी एक समस्या थी, और उसका अब हम लोग अगर समझना चाहें अगर कि ऐसा कैसे हुआ, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, इन लोगों के हर कारगुजारी के लिए आप लोग सवाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे पूछते हैं। तो वैसे कंडीशन में इमरजेंसी के पोस्टर बॉय संजय गांधी, उनकी पत्नी और पुत्र, उनको अपनी पार्टी में लेके ये मैसेजिंग कैसे आप लोगों ने उसको काउंटर किया था? क्या लोगों में सवाल तो आता होगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो इनका तो इतना डायरेक्ट रोल नहीं था, नंबर एक बात है जाके। फिर दूसरा, इन्होंने तो क्रिटिसाइज करी पूरी नसबंदी का, तो इन्होंने तो क्रिटिसाइज किया था। मैं मेनका जी की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिता नाना की जिम्मेदारी उस केस में उधर आती है तो इधर कैसे नहीं आई? ये तो फिर सभी नेताओं के ऊपर आती है ना ये, जो भी जब भी इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं। अब लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है और वो खुद कांग्रेस के साथ तो ये जो लोग निकले थे इसमें से, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले थे, वो सारे के सारे आज उस तरफ जाकर बैठ गए हैं और कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिए हैं। ये तो था ही जी। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, एक मिनट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे भी एक सवाल ही पूछना चाह रही थी, आप पहले दीजिए फिर आपसे सवाल। आप कह रहे हो ना देवेंद्र जी, ये एक लीनेज है। आप जवाहरलाल नेहरू को याद करिए। आप कह रहे हो ना कि राहुल से क्यों पूछ रहे हो, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि नेहरू जी ने प्रथम संविधान संशोधन लाया, उसमें जो हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको कर्टेल कर दिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दिया, राजीव जी मानहानि और प्रेस बिल लेके आए, ठीक है। और चौथा, मनमोहन सिंह जब थे, जब राहुल जी भी आ चुके थे संसद में, तो मनमोहन सिंह ने केबल एंड टेलीविजन एक्ट 1985 में संशोधन करने की बात की थी, जिस पर पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें इतना खतरनाक था कि अभी हम लोग जैसे ये टेलीकास्ट चल रहा है, इस इलाके का कोई एसडीएम भी आके इसको बंद करा सकता है। तो ये एक लीनेज है, इसीलिए राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है। और राहुल उधर कैसे बच जाते हैं? वो जिम्मेदारी आप लोगों के कार्यकर्ताओं में ये तो सवाल आता होगा ना कि भाई क्यों ले लिया हमने, क्या वजह थी? देर आए दुरुस्त आए, और उसके बाद आदमी फिर उसी से चिपका नहीं बैठा हुआ। उसके अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है तो ऐसा तो होता ही है, मतलब ऐसा बिल्कुल। सर लेकिन एक क्या कांग्रेस आपको लगता है कभी भी अपने ऊपर से जो एक स्टैंप है उसके ऊपर इमरजेंसी का, चाहे कितनी भी माफी मांग ले, कितने भी साल गुजर जाएं, क्योंकि जो कुछ हुआ उस वक्त उस दौर में, क्या कभी उस ठप्पे को हटा पाएगी अपने ऊपर से? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, ये इसमें जो बातें हो रही हैं वो बहुत, इन्होंने अपनी आप बीती बताई, बहुत हृदय विदारक भी है, लेकिन कांग्रेस इसलिए नहीं हटा पाएगी कि इंदिरा गांधी ने बहुत सुचिंतित तरीके से लगाया। 1956 में जब केरल की पहली चुनी हुई सरकार बर्खास्त की जवाहरलाल नेहरू ने, तब भी ये कहा गया कि इंदिरा जी ने करवाया। 1971 में बीजू पटनायक ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इंदिरा गांधी टीटो बनना चाहती थी और नासिर बनना चाहती थी। वो उन्होंने कहा कि इंदिरा ने मुझे कहा, और टीटो और नासिर क्या था कि जो विजय जी कह रहे थे अभी कि सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको कहा कि आप आजीवन यहाँ के बने रहो। ये दोनों व्यक्ति, एक यूगोस्लावाकिया में और एक इजिप्ट में, अपने जब तक जीवित रहे तब तक अपने देश के मुखिया बने रहे। तो इंदिरा जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। और उसके अलावा जितनी अत्याचार हुए, जितनी क्रूरताएं हुए, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई उनका नसबंदी कर दिया गया, और अगर नसबंदी का विरोध किया गया तो अमेठी जैसे जगह में गोली चली, जहां फावड़े लेकर 76 में संजय गांधी गए थे अपना लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए, 17 लोग मर गए। तो कितने करोड़ों लोगों को, कितने लाखों लोगों को ये, जिस प्रकार से मुझे लगता है होलोकास्ट नहीं भूल सकते वहां के लोग, हिटलर का होलोकास्ट नहीं भूल सकते, यहाँ के लोग भी कभी भी इमरजेंसी को नहीं भूल सकते। और कांग्रेस को इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी एब्जॉल्व हो पाए। और इमरजेंसी के खिलाफ ना लोग खड़े जरूर हुए जी, ऐसा नहीं था कि देश भर में से लोग बिल्कुल ही डर के बैठ गए हों। आपको पता होगा संघ ने पूरी कमान संभाल रखी थी उस समय के अंदर, और उन्होंने, हम तो पहले अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा अब आप सत्याग्रह के जेल भरिए, सत्याग्रह करके जेल जाइए जाके। अच्छा। तो मैं तो आज तक कभी इससे पहले तिहाड़ जेल गया नहीं था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं तिहाड़ जेल में क्या सीन होगा, क्या सीन नहीं होगा। पर रजत शर्मा होकर आ गए थे जी। तो वो आ गए थे, वो मुझे कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता है, आप जेल जाइए, हिम्मत करिए और जेल जाइए, जेल जाइए। तो मैंने फिर उनके सामने कहा कि नहीं, पहले फिर दोबारा आप चलिए।
तो आप कल्पना करेंगे जी, वो नौजवान उस समय तो नौजवान एकदम, हाँ, वो शायद नौजवान 17-18 साल वो उनकी उम्र थी, नौजवान सभी भी नौजवान हम ही लोगों हैं। का इतना साथ था हाँ। कि वो दोबारा चलने को लिए तैयार हो गए, और हम दोनों ने सत्याग्रह किया। और फिर हमने कहा भी सत्याग्रह करेंगे, चारों तरफ पुलिस खड़ी होगी, क्योंकि हम तो पैम्फलेट और अनाउंस करके कर रहे हैं, बांट के कर रहे हैं। जब चारों तरफ पुलिस खड़ी होगी तो जैसे ही हम भारत माता की जय या तानाशाही मुर्दाबाद बोलेंगे, वो हमारे मुंह पे हाथ रखेंगे, और रखेंगे जी। तो फिर हमने तय किया कि लॉ फैकल्टी का जो कॉफी हाउस है उसकी छत पे चढ़ के नारे लगाएंगे जी। अच्छा। और छत पे चढ़ के नारे लगाएंगे, और वो कच्ची सी छत थी, हम उसके ऊपर पहुंच गए। अब पुलिस वाले उस पर चढ़ नहीं पाए, तो जब तक दम में दम था तब तक नारे लगाते रहे। फिर बाद में उतर कर हमने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी, और फिर हम कई महीने जेल में साथ साथ रहे थे जाके। अच्छा। तो आप ये समझिए, ज्यादा दुख उन लोगों के लिए था जिनके यहाँ कमाऊ लोग चले गए थे अंदर जाके जी। मैं कमाऊ नहीं था, पर मेरे पिताजी कमाऊ थे, वो टैक्सेशन लॉयर थे, काफ़ी सीनियर लॉयर थे, और मेरे यहाँ दूसरा घर में कोई अभी टैक्सेशन लॉयर बना नहीं था। तो आप समझ लीजिए हमारे घर में तो दिक्कत आ गई ना एक तरफ से की, और प्रैक्टिस खराब हो रही है। तो कोई डॉक्टर था, कोई ये था, कोई टीचर था, उनके घर चलने बंद हो गए जी। कुछ कुछ परिवार तो ऐसे थे जिसमें एक परिवार के 4-4 लोग उठा के ले गए। मुझे याद है हमारे धर्मवीर शर्मा जी थे, उनके परिवार से 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, उनको, दोनों भाइयों को जी। और बेल नहीं हो रही है, कोई छुड़वा नहीं रहा है जाकर जी। तो आप समझो कि आम नागरिकों को जिस तरह हालत में जेलों के अंदर ठूस ठूस के डाला गया, और महीनों महीनों कोई सुनवाई नहीं थी, अदालतें किसी की बेल ही नहीं कर रही थी। जब तक सरकार नहीं कहेगी बेल नहीं होगी तो कैसे होगा। तो इतनी भयानक स्थिति बनी हुई थी उस समय के अंदर, और आपके सारे अधिकार छीने जा चुके थे जी। आप तो सिर्फ रेंग रहे थे, आप बाकी तो कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमने कुछ भी आवाज़ उठाई तो सीधा हमको जेल में जाएंगे और हमारे पास अत्याचार होंगे।